बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हम मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हम सेल, गिफ्ट, लीज कर चुके हैं। लास्ट जो टॉपिक हमने किया है दैट इज लीज, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि लीज होती क्या है, जिसमें एक लेसर किसी लेसी को कोई प्रॉपर्टी किसी सर्टेन या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए देता है और उसके बदले उससे कंसिडरेशन इन द शेप ऑफ रेंट, मनी, सर्विसेज, क्रॉप्स वसूल करता है। उसके अंदर हमने लीज कैसे बनती है वो भी पढ़ा और उसके अंदर हमने राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी भी डिस्कस किया। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सचेंज अंडर सेक्शन 118 118। एक जनरल कॉन्सेप्ट, सेक्शन पे जाने से, डेफिनेशन पे जाने से पहले सेल और एक्सचेंज इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है। सेल के अंदर देखिए कंसिडरेशन अमाउंट पे की जाती है इन दी शेप ऑफ मनी, पैसे की सूरत में। एक शख्स किसी को घर बेच रहा है तो दूसरा शख्स उस घर की कीमत अदा कर रहा है 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपया, तो दैट इज सेल, जिसके अंदर कंसिडरेशन अमाउंट पे की जा रही है पैसे की सूरत में। जबकि एक्सचेंज के अंदर, जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है तबादला, कि एक्सचेंज के अंदर एक प्रॉपर्टी के बदले कोई दूसरी प्रॉपर्टी उस शख्स को दे दी जाती है, दैट इज एक्सचेंज। यानी एक्सचेंज में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। एक्सचेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चीज इन्वॉल्व है दैट थिंग इज प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी के बदले कोई दूसरी प्रॉपर्टी दे दी जाती है, दैट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ते हैं जी अंडर सेक्शन 118। सेक्शन 118 एक्सचेंज डिफाइंड व्हेन टू पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर। तो डेफिनेशन इसी के साथ समझने के लिए मैं एसेंशियल्स भी निकालूंगा, जो एसेंशियल्स आप डिस्कस भी करेंगे। एसेंशियल्स समझ आ जाएंगे तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। नंबर 1 इज म्यूचुअल ट्रांसफर, बाहमी इंतकाल, जिसके अंदर एक शख्स किसी दूसरे को और दूसरा शख्स पहले शख्स को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, मुंतकिल कर रहा है, तो दैट इज एक्सचेंज, तबादला। किनके दरमियान? बाय टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान। यानी एक्सचेंज दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान है और इसके अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ अ थिंग या प्रॉपर्टी, उसकी मलकियत ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर इज ऑफ ऑनरशिप। वो जो म्यूचुअल ट्रांसफर है दैट ट्रांसफर इज ऑलवेज द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। उसके अंदर कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही है? ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी मैं एक प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूं तो मैं उसकी ऑनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर करूंगा और उसके बदले आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी मुझे दे रहे हैं तो आप उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देंगे एक्सचेंज के अंदर। नेक्स्ट आगे लिखा है जी, अब वन थिंग फॉर द ऑनरशिप ऑफ अनदर, neither thing or both things being money। उसके अंदर वो जो दो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, those two things, उनमें से कोई भी चीज पैसा नहीं है, then that is exchange। यानी इन दोनों में से कोई भी एक चीज पैसा नहीं है तो उसको एक्सचेंज कहेंगे। तो इसका नेक्स्ट एसेंशियल हम बना लेंगे consideration is not in the shape of money। कि कंसिडरेशन जैसा कि सेल के अंदर पैसे की सूरत में होती है,
एक्सचेंज के अंदर कंसिडरेशन पैसे की सूरत में किसी भी एक पार्टी को नहीं मिलती, जबकि कंसिडरेशन एक्सचेंज के अंदर हमेशा किस शेप में होती है? कंसिडरेशन इन शेप ऑफ अदर प्रॉपर्टी। तो कंसिडरेशन हमेशा किस शक्ल में, किस शेप में होगी? कंसिडरेशन हमेशा होगी इन द शेप ऑफ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी के बदले कोई दूसरी प्रॉपर्टी इसमें मौजूद होगी। नेक्स्ट इसके अंदर जी आगे जो बात लिखी हुई है, द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एन एक्सचेंज। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? एक्सचेंज कहेंगे। एक्सचेंज के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, वो म्यूचुअली ट्रांसफर करेंगे ऑनरशिप किसी भी प्रॉपर्टी की। एक शख्स किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर करेगा और दूसरा शख्स पहले शख्स को ऑनरशिप ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी की, और ये जो ट्रांसफर होगी ये प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी होगी, बल्कि ना कि इसके अंदर किसी एक साइड से पैसा या मनी जो है वो कंसिडरेशन की सूरत में ली जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कंप्लीशन ऑफ एन एक्सचेंज कैन बी मेड ओनली इन मैनर प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय सेल। कि अब सेक्शन 118 के अंदर एक्सचेंज में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी किसी एक शख्स से किसी दूसरे शख्स की तरफ और दूसरे शख्स से पहले शख्स की तरफ, तो जो तरीका-ए-कार उसके लिए फॉलो किया जाएगा वो तरीका-ए-कार वही होगा जो सेल के अंदर फॉलो किया जाता है। जैसे सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी की प्रॉपर रजिस्ट्री होती है तो किसी दूसरे शख्स के नाम पे, तो यहाँ पे आप सेल की तरह ही प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रीज होंगी, लेकिन वो एक रजिस्ट्री नहीं होगी बल्कि दो रजिस्ट्रीज होंगी, एक साइड से एक शख्स के नाम पे और दूसरे साइड से पहले शख्स के नाम पे उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो सेक्शन है रिगार्डिंग एक्सचेंज, डेफिनेशन और एसेंशियल्स के बाद वो सेक्शन आप मेंशन करेंगे। सेक्शन 19 under section 119, right of party deprived of thing received in exchange, right of party deprived of thing in exchange। पढ़ते हैं जी, if any party to an exchange or any person claiming through or under such party is by reason of any defect in the title of the other party deprived of the thing, or any party of the thing or any part of the thing received by him in exchange, then unless a contrary intention appears from the terms of the exchange, such other party is liable to him or any person claiming through or under him for loss caused thereby, or at the option of person so deprived for the return of the thing transferred if still in possession of such other party, or his legal representative, or are transferred from him without consideration। देखिए, अब एक शख्स ने एक्सचेंज में किसी दूसरे शख्स को कोई चीज दी, कोई प्रॉपर्टी दी, और जब उस शख्स ने उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसके ऊपर डिफेक्टिव टाइटल निकल आया। डिफेक्टिव टाइटल क्या है कि वो टाइटल, वो चीज जिसके ऊपर किसी शख्स ने अपनी मलकियत जाहिर करके दी थी, वो असल में उसकी मलकियत नहीं थी बल्कि किसी और शख्स की मलकियत थी। तो उस शख्स को जिसको वो चीज दी गई वो डिफेक्टिव टाइटल निकला, तो अब उस शख्स के पास ऑप्शन है कि एक्सचेंज के अंदर वो अपनी चीज जो उसने उस पहले शख्स को दी थी उससे वापस ले सकता है, या अगर वो चीज अब उसके पोजेशन में नहीं रही, आगे किसी के पास चली गई है, तो अपना नुकसान उससे पूरा कर सकता है। एग्जाम्पल रखते हैं बात समझने के लिए। ए ने एक प्रॉपर्टी बी को दी, एक घर, और उसके बदले बी ने एक प्लॉट ए को दिया।
दोनों ने इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर की। लेटर ऑन कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ बी कि जो घर इसने एक्सचेंज में वसूल किया है, इस घर के ऊपर ए का डिफेक्टिव टाइटल है, यानी ए की मलकियत में असल में एक घर नहीं है, किसी और की मलकियत में है। अब बी के पास ऑप्शन क्या है? बी के पास ऑप्शन है कि अगर ये प्लॉट जो इसने ए को दिया, ये प्लॉट अभी भी ए के पास है, तो बी कैन रीटेक अपना प्लॉट उससे वापस ले सकता है। और अगर ये आगे फर्दर ट्रांसफर हो गया है, किसी फर्दर बोनाफाइड परचेजर के पास ये प्लॉट चला गया है, तो फिर इस सूरत के अंदर बी कैन रिकवर हिज लॉस, जितना नुकसान हुआ उसको रिकवर कर सकता है। एक दफा ये एक्सप्लेन करते हैं सेक्शन 119 को। अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को एक्सचेंज में कोई प्रॉपर्टी दी और उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका टाइटल डिफेक्टिव था, तो जिस शख्स को नुकसान हो रहा है, जिसके पास वो प्रॉपर्टी गई है, उसके पास दो ऑप्शंस क्या हैं कि वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। अगर अपनी प्रॉपर्टी जो उसने एक्सचेंज में दी, वो प्रॉपर्टी वापस लेने का हकदार है, और अगर वो प्रॉपर्टी अब उस पहले शख्स के पास नहीं है, तो अपना नुकसान उससे पूरा कर सकता है पर फाइलिंग सूट, तो सूट फॉर रिकवरी होगा, इसके ऊपर वो अपनी अमाउंट वापस ले सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 119 आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सेक्शन 120। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज अंडर सेक्शन 120 मैं पढ़ूंगा, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो इस बात डिस्कस करते हैं। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज अंडर सेक्शन 120 same as otherwise provided in this chapter. Each party has the rights and is subject to the liabilities of a seller as to that which he gives, and he has the rights and is subject to the liabilities of a buyer as to that which he takes. Rights and liabilities सेक्शन 120 कहता है कि जहां पे भी एक्सचेंज हो रही है प्रॉपर्टीज, तो उसके अंदर हर पार्टी के ऊपर जब वो प्रॉपर्टी कोई दे रहा है, तो उसके ऊपर राइट्स और लायबिलिटीज कौन से एक्रू हो जाएंगे? सेलर के। और जब कोई प्रॉपर्टी वो रिसीव कर रहा है, तो उसके राइट्स और लायबिलिटीज कौन से बन जाएंगे? बायर के। देखिए, ए एक प्रॉपर्टी दे रहा है बी को, प्रॉपर्टी नंबर 1, और बी इसके बदले ए को दे रहा है प्रॉपर्टी नंबर 2। अब इस सिचुएशन के अंदर जब ए प्रॉपर्टी नंबर 1 ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है बी को सेल की मद में, तो फिर ए के राइट्स और लायबिलिटीज कौन से हैं? इसके पास राइट्स भी हैं और लायबिलिटीज भी इसके ऊपर आ जाएंगी सेलर की, and vice versa, same goes for B। इसके ऊपर भी जब ये प्रॉपर्टी नंबर 2 दे रहा है एक को, इसके पास भी राइट्स और लायबिलिटीज भी इसके ऊपर आएंगी सेलर और बायर। यानी एक टाइम में एक पार्टी जो है वो ही इज अ सेलर, और उसी टाइम के अंदर उसके ऊपर जो बायर की जो भी फायदे हैं वो भी उसको मिल रहे होंगे। यानी एक टाइम में प्रॉपर्टी दे भी रहा है, तो इसके ऊपर राइट्स और लायबिलिटी सेलर के भी हैं, उसी टाइम में प्रॉपर्टी ले भी रहा है, तो बायर के भी जितने राइट्स और लायबिलिटीज हैं वो भी इस शख्स को सेम टाइम अवेलेबल होंगे। और यही सिचुएशन दूसरी पार्टी के लिए भी है कि जिस टाइम पे वो प्रॉपर्टी दे रही है पार्टी सेल की मद में, तो फिर उसके ऊपर राइट्स और लायबिलिटी सेलर के हैं, और जिस टाइम पे वो प्रॉपर्टी वसूल कर रही है दूसरी पार्टी से, तो उस टाइम उसके पास राइट्स और लायबिलिटीज बायर के भी मौजूद होंगे। यानी एक्सचेंज के अंदर दोनों पार्टीज के पास
राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर वो मौजूद रहते हैं। इनको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर के अंदर, तो इसको अटेम्प्ट हम करेंगे। सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा। लेक्चर नंबर 3 था जिसमें हमने सेल पढ़ा था और राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर बायर हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वहीं से ही आप सारे राइट्स लायबिलिटीज उठाएंगे। सिर्फ मैं बता रहा हूँ इसको लिखना कैसे है। नंबर 1 आप करेंगे राइट्स ऑफ वन पार्टी, अगर पेपर में आ जाए उसके राइट्स को एक्सप्लेन करेंगे, राइट्स ऑफ सेलर उठा के उसी लेक्चर से। नंबर 2 आप करेंगे लायबिलिटीज ऑफ वन पार्टी, और इसके अंदर आप वहीं से ही उठा लेंगे लायबिलिटीज ऑफ सेलर। नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे राइट्स ऑफ अदर पार्टी। राइट्स ऑफ अदर पार्टी के अंदर आप उठा लेंगे उस लेक्चर से राइट्स ऑफ बायर। लास्टली आप इसमें फिर करेंगे लायबिलिटीज ऑफ अदर पार्टी, और इसके अंदर आप उठा लेंगे लायबिलिटीज ऑफ बायर उसी लेक्चर से जिसमें हमने लेक्चर नंबर 3 में सेलर और बायर की राइट्स और लायबिलिटीज डिस्कस की हैं। ये सारे राइट्स और लायबिलिटीज चाहे वो वन पार्टी अदर पार्टी, चाहे वो सेलर के हवाले से है चाहे वो बायर के हवाले से है, ये सेल के अंदर हर पार्टी के पास मौजूद होते हैं। क्योंकि एक्सचेंज के अंदर हर पार्टी के पास मौजूद होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर एक शख्स एक ही टाइम पे प्रॉपर्टी दे भी रहा है और प्रॉपर्टी ले भी रहा है, तो इस वजह से उसकी सेलर के राइट्स और लायबिलिटीज भी उसके पास अवेलेबल हैं और बायर के राइट्स और लायबिलिटीज भी अवेलेबल है। अटेम्प्ट करने के लिहाज से आपने राइट्स एंड लायबिलिटीज अगर वो पूछ ले एक्सचेंज के अंदर कि दोनों पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज क्या हैं, तो फिर सिर्फ इतनी बात लिखना सफिशिएंट नहीं है कि सेक्शन 120 में लिखा हुआ है कि वही राइट्स और लायबिलिटीज हैं जो सेलर और बायर के। सेक्शन 120 में इतनी बात ही है, लेकिन वो आपको पेपर में मेंशन करना जरूरी है कि वो राइट्स और लायबिलिटीज है क्या है सेलर और बायर के। तो फिर आप उसकी हेडिंग्स बनाएंगे ऐसे, राइट्स ऑफ वन पार्टी जिसके अंदर राइट्स ऑफ सेलर डाल देंगे सारे, लायबिलिटीज ऑफ वन पार्टी तो उसके अंदर आप लायबिलिटीज सेलर की डाल देंगे सारी। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे राइट्स ऑफ अदर पार्टी, उसके अंदर आप राइट्स डाल देंगे बायर के, और लायबिलिटीज ऑफ अदर पार्टीज के अंदर लायबिलिटीज डाल देंगे बायर की। तो ये आपका पोर्शन सेक्शन 120 का कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, कि इसके अंदर सारी राइट्स एंड लायबिलिटीज मेंशन हो जाएंगी और आ जाएंगी। नेक्स्ट सेक्शन है जी सेक्शन 121। एक्सचेंज के अंदर हमारा आखिरी सेक्शन है ये, दैट सेज अबाउट एक्सचेंज ऑफ मनी। सेक्शन 121 एक्सचेंज ऑफ मनी। अब सेक्शन 121 क्या कहता है? सेक्शन 121 कहता है ऑन एन एक्सचेंज ऑफ मनी each party thereby warrants the genuineness of the money given by him। सबसे पहली बात कि क्या एक्सचेंज अंडर सेक्शन 118 के अंदर ही एक्सचेंज ऑफ मनी हो सकती है। एक्सचेंज ऑफ मनी से क्या मुराद है? आप किसी भी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, आप जाके उसको पाउंड्स देते हैं और उसके बदले उससे रुपीस ले लेते हैं, रुपीस देते हैं उसके बदले आप उससे पाउंड्स ले लेते हैं। तो ये भी एक्सचेंज अंडर सेक्शन 118 के अंदर ही फॉल करता है। एक सवाल जो जहन में आता है बात सुन के कि सेक्शन 118 में तो हमने कहा है पैसे का दखल नहीं होगा, वो हमने इसलिए हाथ से कहा है कि प्रॉपर्टी के बदले पैसा नहीं होगा। यानी अगर प्रॉपर्टी दे रहे हैं आप कोई और उसके बदले पैसा ले रहे हैं तो फिर वो एक्सचेंज जो है वो एक्सचेंज नहीं कहलाएगी, वो सेल कहलाएगी। यहाँ पे जो एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं सेक्शन 121, वो हम कौन सी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर आप पैसा देके और उसके बदले पैसा ले रहे हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ मनी।
यानी आपने एक करेंसी दी, उसके बदले कोई दूसरी करेंसी दी, आपने ओल्ड करेंसी दी और उसी करेंसी के अंदर आपने कोई नई नोट्स वाली करेंसी ले ली, दैट इज एक्सचेंज ऑफ मनी। अब अंडर सेक्शन 121 अगर एक्सचेंज ऑफ मनी है तो फिर हर पार्टी जो पैसा दे रही होगी वो अपनी जो करेंसी नोट्स दे रही है उन करेंसी नोट्स की जेन्युइननेस की जिम्मेदारी उठा रही होगी। यानी वो ये कह रहे होंगे कि ये जो करेंसी नोट हमने दिए हैं ये करेंसी नोट जेन्युइन करेंसी नोट्स हैं और जेन्युइननेस की जिम्मेदारी उस पार्टी के ऊपर मौजूद होगी। बाद में वो ये नहीं क्लेम कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ नहीं था कि जेन्युइन है, या मैं पाबंद नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही मौजूद नहीं था, बेशक जेन्युइन हो बेशक जेन्युइन ना हो, नहीं, क्लेम वैलिड नहीं होगा क्योंकि प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो करेंसी नोट्स एक्सचेंज में आपने दिए हैं, जो करेंसी नोट्स आपने वसूल किए हैं वो जेन्युइन करेंसी नोट्स हैं, या आपके ऊपर लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। ये हमारा टॉपिक है जी, कंप्लीट टॉपिक एक्सचेंज का। ये थोड़ा सा शॉर्टली इसलिए हो गया हमारा क्योंकि इसके अंदर हमने राइट्स एंड लायबिलिटीज अलग से डिस्कस नहीं किए। हमने इसके अंदर एक्सचेंज डिस्कस किया अंडर सेक्शन 118, उसके एसेंशियल्स डिस्कस किए, उसके बाद हम आगे सेक्शन 119 के ऊपर राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज, उसके बाद हमने राइट्स एंड लायबिलिटीज, वो हमने कहा वही राइट्स एंड लायबिलिटीज मेंशन करने हैं जो सेलर और बायर के हैं, सिर्फ राइट्स ऑफ वन पार्टी, लायबिलिटीज ऑफ वन पार्टी, राइट्स ऑफ अदर पार्टी, लायबिलिटीज ऑफ अदर पार्टी करके डिस्कस करेंगे। लास्ट सेक्शन जिसमें आपने मेंशन करना है पेपर अटेम्प्ट करते हैं दैट इज एक्सचेंज ऑफ मनी अंडर सेक्शन 121। ये हमारे एक्सचेंज का टॉपिक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑफ मॉर्गेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी मॉर्गेज का, which is discussed under section 58। मॉर्गेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंथी टॉपिक भी है। इसके अंदर काफी सारी चीजें डिस्कसेबल हैं, डिस्कस करने वाली हैं। मॉर्गेज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स मॉर्गेज को समझने के हवाले से जो जरूरी हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मॉर्गेज क्या है? एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्लेज। प्लेज क्या है? प्लेज आपने पढ़ा था कि जहां पे कोई शख्स कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास रखवाता है एज सिक्योरिटी और कहता है कि प्रॉपर्टी आप तब तक अपने पास रखें जब तक कि आप ये जो लोन है मैंने आपसे लिया, ये लोन मैं आपको वापस पे नहीं कर देता, और जब मैं लोन आपको वापस पे कर दूंगा तो अपनी ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपसे वापस ले लूंगा। जैसे एक शख्स फॉर एग्जांपल जाता है और जाके कहता है कि ये मेरी गाड़ी की चाबी है, ये मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये गाड़ी का पोजेशन है, ये पास रख ले। मैं आऊंगा 6 महीने के अंदर अंदर आप मुझे 10 लाख रुपया उधार दे दें, मैं 10 लाख 6 महीने में वापस करूंगा और आपसे आप अपनी गाड़ी ले जाऊंगा। अगर मैं ना वापस कर सका तो ये गाड़ी आपकी हुई, आप इस गाड़ी को बेचे, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट लिख ले और मुझे कोई एतराज नहीं होगा, या बेशक अपने पास रखें। दिस इज द कांसेप्ट, या दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ प्लेज, कि आपने मूवेबल प्रॉपर्टी रखवा दी। अब उसी कांसेप्ट से रिलेटेड जो कांसेप्ट है दैट इज मॉर्गेज। प्लेज के अंदर जो प्रॉपर्टी रखवाई जाती है दैट प्रॉपर्टी इज ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी, जबकि मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी एक शख्स दूसरे शख्स के पास रखवाता है बतौर सिक्योरिटी रखवाता है, और सिक्योरिटी किस मद में रखवा रहा है? जो लोन उसने उस शख्स से वसूल किया है, दैट प्रॉपर्टी शैल ऑलवेज बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल रखते हैं, ए ने बी से 50 लाख रुपए 50 लाख लोन लिया,
और इसके बदले ए ने ही बी को अपना 10 मरला कंस्ट्रक्टेड हाउस जो था वो बतौर सिक्योरिटी रखवा दिया और ए ने बी को कहा कि आफ्टर 1 ईयर फला डेट तारीख वो उनके दरमियान जो डिसाइडेड थी, आई विल पे बैक दिस लोन और मैं अपनी ये प्रॉपर्टी तुम्हारे से वापस ले लूंगा। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज, जिसके अंदर एक शख्स किसी दूसरे से लोन लेता है और उस लोन के बदले, ये लोन किसने दिया है? बी ने ए को दिया। प्रॉपर्टी किसने दी है? ए ने बी को दी है और उसके बदले उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया और कहा कि इतने अरसे में प्रॉपर्टी अपनी आपका लोन वापस करके आपसे छुड़वा लूंगा। दिस इज जनरली द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज, जिसके अंदर एक शख्स ने दूसरे के पास अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी गैर मनकूला जायदाद बतौर सिक्योरिटी रखवा दी और दूसरे शख्स से लोन ले लिया। कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स इसके हवाले से थी, मॉर्गेज के हवाले से, उनसे मजीद बात क्लियर हुई। Number 1, mortgager. Mortgager is transferer of property. Mortgager कौन बंदा है? जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। And that person in this scenario is, ये जो सिनेरियो हमने लिखा है, that person is A. A कौन है? Mortgager है, क्योंकि प्रॉपर्टी 10 मरले का घर जो है वो A ने B को दिया है। यानी वो बंदा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो मॉर्गेजर है, या वो बंदा जो लोन ले रहा है और लोन की सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड मॉर्गेजर। नंबर 2 इज मॉर्गेजी। ये देखिए वो टर्म्स हैं जो आगे हमने इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करनी है फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2 आवर्स, तो ये टर्म्स हमें पहले समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट इज मोर्गेजी जी। मोर्गेजी कौन शख्स है? मोर्गेजी वो बंदा है कि जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, बी, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की सिक्योरिटी के लिए, तो बी कौन है? बी इज मोर्गेजी, वो बंदा जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई और जिसने उसके बदले लोन दिया, जिसने सिक्योरिटी की मद में प्रॉपर्टी ली उसके बदले लोन दिया, दैट पर्सन इज कॉल्ड मोर्गेजी। Next concept is mortgage deed. Mortgager और mortgagee के दरमियान जो इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जो लिखत पढ़त इन दोनों के दरमियान होगी कानूनी तकाजे पूरे करते हुए, that document या that instrument is called mortgage deed। ठीक हो गया जी। इसको उर्दू में रहननामा कहते हैं, इसको उर्दू में राहिन कहते हैं, इसको मुर्तहिन कहते हैं, रहननामा कहते हैं। नेक्स्ट इज मोर्गेज मनी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मोर्गेज मनी किसको कहते हैं जी? मोर्गेज मनी, मोर्गेज के अंदर वो जो पैसा इन्वॉल्व है जो बतौर लोन एक शख्स ने दूसरे को दिया है, दैट प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट इज मोर्गेज मनी। अब ये अलोंग विद इंटरेस्ट से क्या मुराद है? एक तो ये 50 लाख रुपया है हमारी एग्जांपल में जो बी ने ए को दिया और सिक्योरिटी में उसने उसका 10 मरले का घर ले लिया। अब ये 50 लाख रुपए क्या है? दिस इज मोर्गेज मनी। अब अगर इसी 50 लाख रुपए के ऊपर कोई इंटरेस्ट भी डिसाइडेड है कि ये प्रॉपर्टी 3 साल के लिए जो है सिक्योरिटी की मद में रखवा रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो अब हर साल इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करने का मैं पाबंद हूंगा, तो वो जो 50 लाख के ऊपर 3 साल तक 10% का इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा, वो भी मॉर्गेज मनी में ही फॉल करेगा। लास्ट कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर है दैट इज mortgage property।
मोर्गेज प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? मोर्गेज प्रॉपर्टी से मुराद वो प्रॉपर्टी है जो मोर्गेज के अंदर सिक्योरिटी कीमत में दी गई। दैट प्रॉपर्टी इज मोर्गेज प्रॉपर्टी। यानी ये जो 10 मरला हाउस ए ने बी को सिक्योरिटी के लिए दिया, सिक्योरिटी उसके लोन को सिक्योर करने के लिए दिया, मोर्गेजर ने मोर्गेजी को जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की लोन सिक्योर करने के लिए, that 10 मरला हाउस या any of that immovable property is basically mortgage property। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग मोर्गेज, जिसके अंदर नंबर 1 इज मोर्गेजर जो प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे रहा है और उससे लोन ले रहा है। नंबर 2 इज मोर्गेजी जो प्रॉपर्टी किसी दूसरे से ले रहा है सिक्योरिटी की मद में और लोन एडवांस कर रहा है, लोन दे रहा है, दैट इज पर्सन इज मोर्गेजी। नंबर 3 इज मोर्गेज डीड। मोर्गेज डीड वो डॉक्यूमेंट है जो मोर्गेजर और मोर्गेजी के दरमियान लिखा जाएगा, दैट डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट इज मोर्गेज डीड। नंबर 4 इज मोर्गेज मनी। मोर्गेज मनी वो पैसा है जो एक शख्स से मोर्गेजी से मोर्गेजर की तरफ आया, वो लोन चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट है चाहे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है, दैट इज मोर्गेज मनी। नंबर 5 इज मोर्गेज प्रॉपर्टी। मोर्गेज प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो मोर्गेज के अंदर एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ ट्रांसफर हुई, दैट प्रॉपर्टी इज मोर्गेज प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट्स के बाद दो और कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले समझने जरूरी है। नंबर 1 इज रिडेम्पशन। व्हाट इज रिडेम्पशन जी? रिडेम्पशन कहते हैं रिडीम करने को, वापस लेने को। रिडेम्पशन के लिए पूरी टर्म जो है दैट इज रिडेम्पशन ऑफ मोर्गेज, और उर्दू में इसको कहते हैं फकुर रहन, यानी कि रहन का खत्म होना। रिडेम्पशन से क्या मुराद है? ये मैंने जानबूझ के एग्जांपल अभी तक मिटाई नहीं है। ए ने बी को एक प्रॉपर्टी मोर्गेज की, सिक्योरिटी के लिए रखवाई 10 मरले का घर और 50 लाख रुपए लोन ले लिया, और दोनों ने डिसाइड किया कि 1 साल के अंदर ए बी को लोन वापस करके अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेगा। डेट डिसाइड हुई 3/5/2020। अब 3/5/2020 को ये राइट क्रिएट हो जाएगा ए का, मोर्गेजर का, कि वो अपने वो जो 50 लाख रुपया लोन है, उधार है, वो मोर्गेजी को बी को वापस करके अपना घर या प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। और अगर 3/5/2020 जो ड्यू डेट है, जब वो राइट अक्रू हुआ उसके बाद मोर्गेजर वो अमाउंट वापस कर देता है, तो फिर उसके पास राइट आ जाएगा, राइट ऑफ रिडेम्पशन, कि अब अपनी प्रॉपर्टी वो मोर्गेजी से रिडीम करवा सकता है, अपनी प्रॉपर्टी वो मोर्गेजी से वापस लेने का हकदार हो जाएगा। दैट इज राइट ऑफ रिडेम्पशन। यानी एक ऐसा राइट है जो किसके पास अवेलेबल है जी? जो अवेलेबल है मोर्गेजर के पास, कि मोर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवाने का, वापस लेने का हक रखता है और वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। लेकिन उसके ऊपर कंडीशन क्या है? आफ्टर पेइंग दी लोन अमाउंट, वो लोन अमाउंट वापस करने के बाद, वो ड्यू डेट पे या उसके बाद वापस करने के बाद उसका ये राइट अक्रू होगा। नेक्स्ट इज फोरक्लोजर। फोरक्लोजर, फोरक्लोजर उर्दू में कहते हैं जब्तगी। दिस इज राइट ऑफ फोरक्लोजर। ये राइट अवेलेबल है मोर्गेजी के पास। राइट किसके पास अवेलेबल है जी? मोर्गेजी के पास। अगर मोर्गेजर इस ड्यू डेट के ऊपर और इस ड्यू डेट के गुजरने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट वापस नहीं करता, मोर्गेज मनी वापस नहीं करता, तो मोर्गेजी के पास क्या राइट है? यानी सिचुएशन में बी
के पास क्या राइट है कि उसको लोन वापस नहीं मिला तो वो इस प्रॉपर्टी को फोरक्लोज कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को फोरफीट कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है और इस प्रॉपर्टी से इसको सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकता है जस्ट टू रिकवर द मॉर्गेज मनी। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मॉर्गेज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन कॉल्ड द मॉर्गेजर टू अनदर पर्सन कॉल्ड द मॉर्गेजी, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सिक्योरिटी के लिए। तो वो किस चीज की सिक्योरिटी के लिए है? टू सिक्योर सम स्पेसिफिक लोन। इससे जो सेक्शन डील करता है दैट सेक्शन इज सेक्शन 58 जी। तो सेक्शन 58 को पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 58 क्या कहता है? सेक्शन 58 कहता है mortgage, mortgager, mortgagee, mortgage money and mortgage deed defined। सबसे पहले वो कहते हैं mortgage। A mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan and existing or future debt or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability। What is mortgage firstly? डेफिनेशन उसी तरीके से समझाऊंगा एसेंशियल्स के साथ। एसेंशियल समझ आ जाएंगे, डेफिनेशन समझ आ जाएंगे। पहला एसेंशियल क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज मॉर्गेज? वो कहते हैं मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज के अंदर कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है मॉर्गेजर से मॉर्गेजी की तरफ, और वो इंटरेस्ट किस चीज में है? इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज के अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है और वो इंटरेस्ट किस चीज के हवाले से है? किसी मखसूस खास इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है। चाहे किसी खास प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया जा रहा है, चाहे पोजेशन नहीं दिया जा रहा लेकिन राइट ऑफ सेल दिया जा रहा है कि पैसे ना दिए तो आप इसको बेच दीजिएगा, चाहे मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है तो उसमें कहा जा रहा है मैं प्रॉपर्टी सेल कीमत में तुम्हें दे रहा हूं, पैसे दिए तो वापस ले लूंगा, ना दिए तो ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। यानी किसी भी लिहाज से किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है मॉर्गेज के अंदर। नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। तो हम इसकी आसान बात लिखते हैं समझने के लिए, टू सिक्योर लोन। ये इंटरेस्ट क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है जी प्रॉपर्टी के अंदर? टू सिक्योर सम स्पेसिफिक लोन। किसी भी उधार को महफूज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है। नेक्स्ट, to be advanced by way of loan and existing or future debt or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability। या तो लोन को सिक्योर कर किया जा रहा है या उसके अलावा किसी भी ऐसी चीज, ऐसी एंगेजमेंट के हवाले से ये कॉन्ट्रैक्ट है कि जिससे कोई कल को फ्यूचर लायबिलिटी अक्रू होनी है, तो उसके हवाले से भी उसको किसी भी ऐसे एंगेजमेंट के हवाले से है जिससे कल को कोई पेक्यूनियरी लायबिलिटी अक्रू हो सकती है, चाहे वो लोन की बात में है या ऐसे किसी एंगेजमेंट की बात में है, तो उसको सिक्योर करने के लिए ये जो सिक्योरिटी है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, इसकी ट्रांसफर किसी भी इंटरेस्ट का किया जाएगा फ्रॉम मॉर्गेजर टू मॉर्गेज।
The transferor, आगे लिखा है next paragraph में, the transferor is called a mortgager, a transferee is called the mortgagee, the principal, money and interest of which payment is secured for the time being are called the mortgage money, and the instrument by which the transfer is effected is called a mortgage deed. ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ कि mortgager कौन शख्स है। mortgager वो शख्स है कि जिसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही, जो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। mortgagee कौन शख्स है जिसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। मोर्गेज मनी वो पैसा है जो उस मोर्गेज के अंदर लोन की मद में दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमने कहा था मोर्गेज डीड वो डॉक्यूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके ऊपर मोर्गेजर और मोर्गेजी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट हमने कहा था मोर्गेज प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि जिसके ऊपर जो एक शख्स ने दूसरे को जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है उस लोन को सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट एसेंशियल्स के बाद जी वी विल गो टू काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। काइंड्स ऑफ मॉर्गेज भी सेक्शन 58 में ही डिस्कस हुई है। मेन हेडिंग है हमारी काइंड्स ऑफ मॉर्गेज में सेक्शन 58 सब क्लॉज ए, sorry, sub clause B discusses simple mortgage. पहली काइंड है, इसको पढ़ते हैं जी पहले, फिर इसको समझते हैं। Where without delivering the possession of mortgage property, सिंपल mortgage के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सिंपल mortgage में पहली एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? नो डिलीवरी ऑफ पोजेशन। सिंपल mortgage के अंदर प्रॉपर्टी का, mortgage प्रॉपर्टी का पोजेशन या कब्जा डिलीवर नहीं किया जाता टू दी mortgagee। वो mortgager के पास रहता है प्रॉपर्टी का पोजेशन। The mortgager binds himself personally to pay the mortgage money. Personal liability. Mortgager अपने आप को पर्सनली पाबंद कर लेता है कि वो mortgage money वापस करेगा। वो प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं दे रहा mortgagee को, लेकिन अपने आप को जाती तौर पे पाबंद कर रहा है, पर्सनली अपने आप को लायबल कर रहा है बिफोर mortgagee उस उधार को वापस करने के लिए। To pay the mortgage money and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds of sale to be supplied so far as may be necessary in payment of mortgage money. To sell the mortgage property. Next, ये mortgagee का राइट है सिंपल mortgage के अंदर कि mortgagee mortgage प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे अपनी mortgage मनी या पैसा लोन रिकवर कर सकता है। पोजेशन डिलीवर नहीं करता mortgager अपने आप को पर्सनली लायबल करता है कि इन केस वो पैसे वापस नहीं कर सकता तो mortgagee के पास ये राइट है कि उस mortgage प्रॉपर्टी को बेच के वो अपने पैसे पूरे कर सकता है और mortgager इस चीज के अंदर रुकावट नहीं बन सकता mortgagee के लिए। The transaction is called simple mortgage and mortgagee is a simple mortgagee. ओके जी, इसके अंदर नेक्स्ट इज जो एक चीज मेंशन करनी है दैट इज टू फोल्ड सिक्योरिटी। टू फोल्ड सिक्योरिटी
सिंपल मॉर्गेज के अंदर, सिंपल मॉर्गेज के अंदर दो तरह से सिक्योरिटी मौजूद है मॉर्गेज प्रॉपर्टी के हवाले से मॉर्गेजी के पास। नंबर 1 यहां पे देखिए हमने कहा पर्सनल लायबिलिटी एंड नंबर 2 टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी के एक तो पर्सनल लायबिलिटी भी रहेगी मॉर्गेजर की, मॉर्गेजी के सामने के पैसे वापस नहीं किए वो सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ हिज अमाउंट अगेंस्ट मॉर्गेजर, और दूसरी प्रॉपर्टी को भी वो सेल कर सकता है और प्रॉपर्टी को सेल करके वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है। तो दो तरह से टू फोल्ड सिक्योरिटी इसके अंदर अवेलेबल होती है मॉर्गेजी को अगेंस्ट मॉर्गेजर। ओके जी, नेक्स्ट काइंड पे चलेंगे हम मॉर्गेज की, दैट इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। नंबर 2, सेक्शन है 58 सब क्लॉज सी। जैसा कि नाम से लग रहा है इसके अंदर प्रॉपर्टी को कंडीशनली सेल कर देगा मॉर्गेजर मॉर्गेजी को, और इन द इवेंट ऑफ हिज फेलियर वो सेल क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट सेल बन जाएगी। इसको पढ़ते हैं पहले। वेयर द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जहां पे मॉर्गेजर क्या कर रहा है, ऑस्टेंसिबली बेच रहा है मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, ऑस्टेंसिबली सेल्स, ऑस्टेंसिबल सेल। मॉर्गेजर ने क्या किया, सिर्फ बजाहिर वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी बेच दी, यानी अंडर सम कंडीशन बेची, तभी वो बजाहिर बेची उसने। वो कंडीशन क्या है जी, on condition that on default of payment of mortgage money on a certain date the sale shall become absolute. Sale becomes absolute on non payment. अगर मॉर्गेजर पैसे वापस नहीं कर सकता, अगर मॉर्गेजर पैसे वापस नहीं कर पाता, तो वो सेल क्या हो जाएगी, दैट सेल विल बिकम एब्सोल्यूट। देखिए ए ने एक प्रॉपर्टी बेची बी को, और बेची कैसे, ऑस्टेंसिबली की उसने मॉर्गेज ही, लेकिन मॉर्गेज उसने कौन सी की, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। और इसने कहा कि मैं ये तुम्हारे से जो मैंने लोन वसूल किया है 50 लाख, ये लोन मैं जब तक वापस नहीं कर देता फलां तारीख तक, तो तुम इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर समझो। यानी फॉर एग्जांपल 50 लाख का लोन है और उसने कहा जी कि मैं तुम्हें ये लोन वापस करने का पाबंद हूं 5/6/2021 तक। अब 5/6/2021 तक अगर ये लोन ए बी को वापस कर देता है, तो फिर तो ये प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर हो जाएगी ए को, मॉर्गेजर को। लेकिन अगर ए बी को ये लोन वापस नहीं कर पाता, देन दिस सेल विल बिकम एब्सोल्यूट। ये जो उसने कंडीशनल सेल की थी बी को, अब ये सेल क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट सेल बन जाएगी, और ये प्रॉपर्टी अब किसके नाम पे ऑन सेल ट्रांसफर हो जाएगी, बी के नाम पे एब्सोल्यूटली ट्रांसफर हो जाएगी, और बी इसका मालिक व मुख्तार बन जाएगा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है, ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वॉइड। बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि अगर मॉर्गेजर कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे मॉर्गेजी को बी को वापस कर दिए, तो ये जो सेल है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं हुई, पैसे तुम्हारे तक पहुंच गए हैं, तो अब ये सेल क्या बन जाएगी, दिस सेल शैल बिकम वॉइड, और ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ये मेरे नाम पे विल बी रीट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द मॉर्गेजर, द प्रॉपर्टी विल बी रीट्रांसफर्ड। नेक्स्ट कहते हैं ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। क्योंकि इसके अंदर सेल है तो टर्म सेलर और बायर की भी यूज हो रही है,
पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट ये वॉइड हो जाएगा, सेल वॉइड हो जाएगी और बायर जो है, मोर्गेजी जो है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर रीट्रांसफर करेगा सेलर को, मोर्गेजर को। The transaction is called a mortgage by conditional sale and the mortgagee or mortgagee by conditional sale. इस कॉन्ट्रैक्ट को mortgage by conditional sale कहते हैं। दोबारा समझते हैं इस बात को एक दफा जनरली। mortgage by conditional sale ऐसी mortgage है कि जिसके अंदर mortgager किसी प्रॉपर्टी को, अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी मोर्गेजी को दे देता है और कंडीशनली सेल कर देता है। कंडीशन क्या होती है कि ये जो मैंने लोन आपसे लिया है, ये लोन मैं फलां तारीख तक आपको वापस करूंगा, और अगर मैं लोन फलां तारीख तक आपको वापस ना कर सका तो ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगी। आप इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे बायर की हैसियत से। और अगर मैंने ये लोन फलां तारीख तक आपको वापस कर दिया तो फिर उसके बाद ये जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशनल सेल, वो जो मॉर्गेज के अंदर मेरे आपके दरमियान है, दिस विल बिकम वॉइड। ये एप्लीकेबल नहीं रहेगी हम दोनों पार्टीज के ऊपर, वॉइड कंसीडर होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट फिर मजीद वैलिड नहीं रहेगा और बायर जो कि मॉर्गेजी है वो पाबंद होगा कि उस प्रॉपर्टी को अब रीट्रांसफर करेगा, वापस ट्रांसफर करेगा इन द नेम ऑफ मॉर्गेजर हु इज सेलर, क्योंकि कंडीशनल सेल है तो सेलर बायर की भी टर्म्स मौजूद हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास अभी 4 काइंड्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर से वो स्टार्ट करेंगे हम चारों काइंड्स, यूजुफैक्टरी मॉर्गेज से नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।